एक बात मुझे आपको बोलना था, अभी जो नवरात्रि चलती है ना, हम लोग हमारा ग्राउंड नवरात्रि के लिए देते थे। अब हम बंद करेंगे देना। बोला क्या हुआ? नहीं, बोले नवरात्रि के बाद में सब जगह कोने-कोने में कंडोम पड़े थे बोले। आपको क्या लगता है क्या बिकॉज़ सारी चीज़ सारे एविडेंस हैं, ठीक है? एज़ अ डॉक्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों हर चीज़ में इतना डिले कर रहे हैं? आपने खाली फॉरेंसिक ढंग से देखा कि वो रेड लाइट एरिया में जाता है, उसने मर्डर किया। आपने मेडिकल एंगल से देखा क्या? क्या एमपोक्स आने वाले टाइम पे एक नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकती है? पानी कैसा निकालेंगे? अरे अपने पास सबका शूज़ है। अपन लेस को लेस बाँधेंगे और पानी निकाल के पी लेंगे। तो एक सच्चा ब्राह्मण था, वो क्या बोला, यार एक पागल हो गया तू, ब्राह्मण आदमी है, ये जूते में निकाल के चमड़े का पानी पिएगा तू? अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें आप ऐड करो कि एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंस होता है? तो बोला ये तो रात में 8 बजे एडमिट हुआ, सुबह 8 बजे डिस्चार्ज हुआ, 12 घंटे का आप 24 घंटे का चार्ज ले लो। तो बोले सर हमारा चेकआउट टाइम रात में 12 बजे का है। पिछले 30-40 साल से, ठीक है, आप अवेयरनेस में काम कर रहे हो, सेक्स एजुकेशन में काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है आज की डेट में रेड लाइट एरिया की क्या सच्चाई है? और कुछ बीमारियां ऐसी की जो जूनोटिक है, जो एनिमल से इंसानों में आई, अब इंसानों से इंसानों में फैल रही है। एक थाई मसाज सबके दिमाग में बैठा है, इसलिए इंडिया से कई लोग थाईलैंड पटाया जाते हैं। डॉक्टर ईश्वर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। तो सर, थैंक यू सो मच मुंबई से सीधा गुड़गांव आने के लिए। कैसा लगा गुड़गांव में उतर के आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और दौर जो सोशल मीडिया का है हम्म। और लोगों तक पहुंचने के लिए यही ज़रिया अच्छा है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे ढंग से लोगों तक मैसेज पहुंचे। और आपने बड़ा अच्छा काम किया कि अ, लोगों तक, खास करके युवा लोगों तक, और उसपे भी हिंदी में पोस्ट है। हम्म। क्योंकि अंग्रेजी वालों को तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हिंदी वालों को बहुत मैसेजेस मिलते नहीं हैं। और साइंटिफिक नॉलेज वो हिंदी में उनको जानने की कोशिश होती है। कहीं ट्रांसलेटर आते हैं ऑनलाइन, लेकिन इंसान से बात करके सुनने में लोगों को मज़ा भी आता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और हमारे देखो चैनल का मोटिव ही यही है, ठीक है, कि कुछ भी अभी जैसे करंट में कुछ चल रहा हो, पास्ट में कुछ हुआ हो, हिस्ट्री हुई हो, ओकल्ट हुआ हो, स्पिरिचुअलिटी हुआ, हर एक चीज अपनी प्यारी सी ऑडियंस को लेके मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ। आप जैसे गेस्ट आते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ ऐसे मिथ रहते हैं, कुछ फैक्ट्स रहते हैं जो कि आप लोग आके क्लियर करते हैं। और मुझे लगता है ये क्लैरिटी ही सब कुछ है आज की यूथ के लिए स्पेशली। तो हमारे चैनल का सिर्फ मोटिव इतना सा है कि यार लर्निंग लेके आप लोगों तक देनी है, दैट्स इट। बहुत अच्छा। तो आज की जो लर्निंग रहेगी ना, वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स आपको सुनने में छोटे लगेंगे। लेट्स एग्जांपल एचआईवी है, कॉन्डोम्स के बारे में बात करेंगे, एड्स के बारे में बात करेंगे, सेक्स रैकेट्स के बारे में बात करेंगे, ट्रैफिकिंग के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें पता लगेंगी आपको, तो वो तो पॉडकास्ट में लगेगा। तो सर शुरू करें पॉडकास्ट फिर। ऐसा है कि जब इंसान पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो वो एक धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा नाक साफ रखे, कपड़े साफ रखे, टाइम पे नहाए, ब्रश करे। वहाँ तक तो हम बता देते हैं। और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और वो अपने सेक्स ऑर्गन को हाथ लगाता है, तो हम बोलते हैं कहाँ हाथ लगा रहा है? शेम, शेम। तो वहाँ से उसके दिमाग में बढ़ जाता है कि ये शेमफुल चीज़ है। इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है। हम्म। माँ-बाप को नहीं बताना है, भाई-बहन को नहीं बताना है। तो अगर उसके साथ कुछ होता है, तो वो समझता है कि मेरे साथ तो कुछ शेम शेम हुआ ना, उसको बताने की क्या ज़रूरत है? तो आपको जैसे बॉडी के सब पार्ट है, सेक्स ऑर्गन भी एक पार्ट है। मैं वो दिन याद करता हूँ कि जब मैं सेक्स एजुकेशन की बात करता था 30-40 साल पहले, लोग मुँह फेर लेते थे। और एक सुनील दत्त थे, जो हमारे साथ कई कामों में जुड़े थे, फ़िल्म स्टार और बड़ी पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा, "अरे गिलाडा, तुम ये उसको सेक्स एजुकेशन मत बोलो, उसको हेल्थ एजुकेशन बोलो।" बोला, "सर हेल्थ एजुकेशन में सेक्स में फ़र्क है ना?" "नहीं, नहीं," बोले, "हेल्थ एजुकेशन बोलने का, और जैसा बच्चे का एज बढ़ेगा तो एक-एक कंपार्टमेंट ऐड करते जाओ। तो जैसा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें सेक्स एजुकेशन डाल दो। लेकिन पार्ट तो हेल्थ एजुकेशन का हो गया।" हम्म। तो लोगों में हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्टेबल है, वर्ड सेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रू। ट्रू। अब सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि जब लड़की शादी होके ससुराल जाती है और 4 दिन से आती है, तो माँ पूछती है, "बेटा कैसा है सब?" तो ये पूछ रही है कि आप खाना-पीना कैसा है? वो घर कैसा है? प्रॉपर्टी कैसी है? ये पूछती है क्या? ये पूछती है कि बेटा जिनके साथ तेरी शादी हुई उनके साथ बराबर चल रहा है ना? तो हम लोग एक कैमोफ्लेज लैंग्वेज में बात करते हैं। कोई गुड न्यूज़ है क्या? गुड न्यूज़ क्या, कैसे है? गुड न्यूज़ तो अपने आप तो नहीं आएगी। तो ये उसके अलावा एक और एक एग्ज़ाम्पल था
कि स्कूलों में हुँ, कई बार एक ऐसा आर्टिकल देते हैं कि भाई आप आर्टिकल लिख के लेके आओ। अलग-अलग टॉपिक देते रहते हैं। एक बार एक टॉपिक दिया चाइल्ड बर्थ। अब बच्चों को चाइल्ड बर्थ आर्टिकल लिख के लेके आना है, वो तो बच्चा तो माँ-बाप से पूछेगा ना क्या हुआ? तो बच्चे ने सीधा पूछना चाहिए कि चाइल्ड बर्थ क्या है? ऐसा नहीं पूछा, माँ मैं कैसे पैदा हुई? माँ परेशान हो गई, क्यों पूछ रही है? क्योंकि तब तक तो हम लोग उनको कैमोफ्लेज लैंग्वेज में बोलते हुँ, थे, हुँ, बेटा भगवान की वजह से, भगवान की देन है। मम्मी आप कैसे पैदा हुई? भगवान की वजह से। मम्मी आपको किसने बताया ये बात? तो बोले नानी ने बताया, मेरी माँ ने बताया। तो बच्चे ने सीधा फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया। नानी आप कैसे पैदा हुई थी? भगवान की वजह से। बच्चे ने आर्टिकल तो लिखा, लेकिन क्या लिखा? हमारे परिवार में पिछले 3 पीढ़ी में एक भी नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ। सब भगवान की वजह से पैदा हुए हैं। तो इसको एजुकेट कैसे करें? बिकॉज़ जो उनकी बच्चों की एज होती है, उनको उस एज में एक करेक्ट एज होती है ना कि आप कब एजुकेट कर रहे हो। देखिए एक करेक्ट एज होती है 4 और 5 साल की उम्र जब बच्चा के कदम बाहर जाते हैं। हुँ, क्योंकि 3-4 साल तक तो हम प्रोटेक्ट करते हैं कि घर में है और रिश्तेदार के साथ है, भाई-बहन के साथ है, माँ-बाप के साथ है, चाचा-चाची के साथ है। उसके बाद जब बच्चा खेलने के लिए बाहर जाता है, मैदान में जाता है, स्कूल में जाता है, तो अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ 4 साल के 2 बच्चियों पे अपप्रकार हुआ मुंबई में। तो 4 साल की बच्ची को अगर होता है इसका मतलब 4 साल की उम्र में तो आपको बताना पड़ेगा ना उसको कि किसके साथ जाना है। आपको हुँ। अगर स्कूल का प्यून बाथरूम लेके जा रहा है, दरवाज़ा बंद करता है तो ऑब्जेक्ट हुँ, करो। साथ में किसी बच्चे को लेके जाओ। कोई अगर कहीं गलत जगह हाथ लगा रहा है तो आप चिल्लाओ, हेल्प माँगो, तो वो डर जाएगा। तो ये होता नहीं है। तो हम लोग उसको नहीं बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा नहीं है। बच्चे बच्चे को समझने लग गया थोड़ा-थोड़ा। लेकिन जो पार्ट आपने छुपा के रखा है कि ये बताना नहीं है और उसी के साथ गलत उसी पार्ट के लिए होगा। तो बहुत जगह हैवान जैसे नियत वाले लोग होते हैं। वो ओरिजिनली हैवान नहीं है, वो साइको नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हैवानियत आ जाती है और मौका देख के वो उसका उस पे अटैक करते हैं और डरा देते हैं कि ऐसा कुछ बताने से तेरे माँ-बाप को मार दूँगा, तेरे बहन को मार दूँगा, तेरे इसको ये कर दूँगा, तो बच्चा डर जाता है। या और ये भी बता देते हैं कि ये बेटा कुछ नहीं है, सब बच्चों के साथ यही होता है। तो बच्चा हुँ, समझने लग कि सही यही हो रहा है। कई आश्रम स्कूल जो होते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ अनाथ बच्चों को या जिसके माँ-बाप ने छोड़ दिया वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे आपस में एक डिस्कस करते हैं, हाँ, मेरे साथ यही हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो बोले ये तो सबके साथ होता है। तो ये सबके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये आप यानी उसके लिए एक आपने सही सवाल किया कि ऐज क्या चाहिए? तो हमने जब जनरली डिमांड कर दिया कि आप सेक्स एजुकेशन स्कूलों में दो, तो सबने ऑब्जेक्ट किया। हुँ, तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है कि पेरेंट टीचर की मीटिंग होती है और वहाँ पे मुझे टॉक देने के लिए बुलाया। नहीं बोले डॉक्टर हमारे स्कूल बहुत हमारा इलाइट क्लास है, ये है, यहाँ नहीं होगा कुछ ऐसा। मतलब कोई बात नहीं, आप इमीडिएटली एजुकेट मत करो। तो हमने क्या किया पेरेंट्स को पूछा कि आपको आपके बच्चों के कौन से क्लास में एजुकेशन चाहिए, सेक्स एजुकेशन? क्लास 4 में चाहिए, किसी का हाथ नहीं उठा। 5 में चाहिए, किसी का हाथ नहीं उठा। क्लास 7-8 करते-करते 2-4 हाथ उठना चालू है। जब क्लास 9 और 10 बोला तो सबके हाथ उठ गए। हुँ, तो इनका मतलब ये था कि उनको लगा कि हमारा बच्चा जब 9-10 में जाएगा, तो कॉलेज में जाएगा थोड़े दिन से, तो यानी जवानी में आ जाएगा, मैच्योरिटी में आ जाएगा, लड़की को मिनारकी जो बोलते हैं पीरियड आ जाएँगे, लड़का जवान हो जाएगा, उस समय एजुकेशन देंगे। तो हमने बोला कोई हमें गड़बड़ नहीं है, हमारे पास भी इतनी बहुत बड़ी फ़ोर्स नहीं है कि हम सबको एजुकेशन दे सकते हैं। 10 से चालू करें, 9 से चालू करें, 8 से चालू करें, फिर धीरे-धीरे नीचे जाएँगे। तो हमने उनका अपोज़ नहीं किया। अगर हम कन्फ्रंटेशन में जाते हैं कि नहीं, नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? ये 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी देना चाहिए। हुँ, हम उसमें नहीं गए। अब बाद में ये हुआ कि कहीं प्रोग्राम में हमको बुलाया गया एक इंस्टीट्यूट में और प्रोग्राम होने के बाद में हमने प्रोग्राम में बोला कि आप टीचर लोग मत आओ क्योंकि बच्चे लोग सवाल नहीं करते हैं टीचर के डर से। तो टीचर लोग नहीं आए। तो प्रोग्राम के बाद में हमें चाय पानी के लिए उनके प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया। सब टीचर आए। बच्चे हमारे कैसे-कैसे सवाल कर रहे थे। तो अपन ने कैजुअली बता दिया कि बच्चे ये पूछ रहे थे कि कंडोम क्या होता है? कंडोम कैसे लगाया जाता है? हाँ, ऐसा पूछ रहे थे। गलत पूछ रहे थे, ऐसा कैसा पूछ सकते हैं बच्चे? फिर वो बात खत्म हुई। फिर बोला एक बात मुझे आपको बोलना था, अभी जो नवरात्रि चलती है ना, हम लोग हमारा ग्राउंड नवरात्रि के लिए देते थे। अब हम बंद करेंगे देना। बोला क्या हुआ? नहीं बोले नवरात्रि के बाद में सब जगह कोने-कोने में कंडोम पड़े थे बोले।
तो मैं बोला इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडोम नहीं लगाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं लड़का-लड़की। कंडोम हुँ। लगाने की वजह से पता चला कि नवरात्रि के बाद में ये रात का भी काम होता है वहाँ। तो आप वो आपका ग्राउंड रेंट पे न देने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके पहले के एज में आपको एजुकेट करना पड़ेगा। नहीं। अभी जो आप मेरे को बता रहे थे सेक्स इज़ अ सेंस, क्या था वो? उसके बारे में बताओ बिकॉज़ जो पेशेंट आपके पास में आते हैं, ठीक है? अभी आपने मेरे को बताया और सीरियसली मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को भी बताओ कि क्या चल रहा है? देखो हमारे पास 5 सेंसेस सबको मालूम है। देखना है, सुनना है, सूँघना है, ज़ुबान से टेस्ट करना है, हाथ एक टैक्टाइल सेंसेशन हाथ लगा के करना है। तो ये 5 सेंस सबको मालूम है। एक छठा सेंस है, वो है सिक्स्थ सेंस। और जब छठा सेंस जागृत होता है, ये पाँचों सेंस मर जाते हैं। वो उनको लगता है कि मैं 30 मार खाऊँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं बस करूँगा जो करना है। तो ये छठा सेंस है, ये छठा सेंस करने यानी जागृत करके काम करने वाला इंसान, जो हैवानियत भी काम कर सकता है, इंसानियत भी काम कर सकता है, लेकिन जो करता है, उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। हुँ। वो ना पागल है, ना कोई हमेशा कोई दवाई खा के कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। उस पीरियड में वो करता है। उसको मौका मिल गया, कोई एक ऑब्जेक्ट मिल गया या कोई इंसान मिल गया जिसके साथ कर सकता है और ये लगने लगा कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, बिल्कुल करेगा वो। तो अब ये सिक्स्थ सेंस इज़ द सिक्स्थ सेंस। गॉट इट। अभी जो कोलकाता रेप क्या मतलब मर्डर ही है एक्चुअली तो हाँ। इतना ब्रूटल तरीके से बात करने में भी मेरे को थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है बट मैं एज़ ए डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है क्या बिकॉज़ सारी चीज़ सारे एविडेंस हैं, ठीक है? एज़ ए डॉक्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों हर चीज़ में इतना डिले कर रहे हैं? प्रोटेस्ट भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। उस केस को थोड़ा-सा डिकोड कर सकते हो? नहीं, हमारे जनरली हमारे देश में ये सब लीगल इश्यू में काफ़ी लिथार्जी है। तो एविडेंस इंसिडेंस से लेके एविडेंस के बाद में सज़ा होने तक 10-20 साल का वक़्त निकल जाता है। हुँ। इतना वक़्त निकल जाता है कि कई बार जो कंप्लेन करने वाला इंसान है, कंप्लेन विथड्रॉ करता है। मैंने जेजे अस्पताल बम्बई में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम किया 10 साल। उस दौरान एक लड़की पे रेप हुआ था, वो 9-10 साल की होगी और उसके माँ ने आई, कंप्लेन किया हमने और वो जो परपेट्रेटर था, उसको पकड़ा गया। 10 साल तक केस नहीं आया। जब 10 साल के बाद में कोर्ट में केस आ गया तो लड़की की माँ के पाँव पड़ने लगी, मुझे डॉक्टर साहब मुझे केस विथड्रॉ करना है। मतलब क्यों करना है? मुझे लड़की की शादी करनी है, ये सब वो कहाँ जाएगी कोर्ट कचहरी करते? ये तो उसके वो परिवार वालों को पता चल जाएगा तो उसकी शादी टूट जाएगी और वो केस विथड्रॉ करना पड़ा। तो आप जो ये डिले करते हैं, जो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड ये हुँ। ऐसे ही नहीं आया फ्रेज़। तो ऐसे केस में जब तक फास्ट ट्रैक नहीं होगा, इमीडिएटली सज़ा नहीं होगी, तो ये यानी जब इंसिडेंस चल रहा है, उसके 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर भी पूरे देश में अलग-अलग जगह, अलग-अलग प्रकार के ऐसे प्रकार हुए हैं। और अगर एक खाली प्रकार के पब्लिसिटी से, पॉडकास्ट से, टीवी न्यूज़ से लोगों को डिटरेंस होता, तो ये नहीं होते। लेकिन अगर जो करने वाला इंसान उसको सज़ा होती, तो हो सकता है कि आधे से ज़्यादा इंसिडेंट्स कम होते। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं नी-जर्क रिस्पॉन्स है। ऐसा कुछ हुआ तो इमीडिएटली बंद कर देंगे, ये कर देंगे, उसको अरेस्ट कर देंगे। उसका कुछ भी टेस्ट करा लेंगे, लेकिन तह तक नहीं जाएँगे। अब इस जो कलकत्ता का केस है, इसके तह तक जाने के लिए आरजी कार हॉस्पिटल आप सब बोल रहे हैं, कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 150 साल, 200 साल पहले बना है। तो जब इतना प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, तो पुलिस ने वहाँ पे आउटपोस्ट पे वॉलंटियर को क्यों रखा? आपको तो पुलिस को रखना चाहिए। हुँ। तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी बचानी है, इसलिए आपने वॉलंटियर अपॉइंट किया, क्योंकि वॉलंटियर आपको 10% सैलरी में या ऑनरेरी में मिल जाता है। अच्छा वॉलंटियर अपॉइंट करने के बाद में वो पुलिस का हेलमेट लगाता है, पुलिस डिपार्टमेंट की आँखों के सामने है, आपने अलाउ किया। उसको आइडेंटिटी कार्ड क्या दिया पता नहीं, वो पुलिस ऑफिसरों के साथ घूमता है। उसके बाद में अस्पताल में कोई भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 डिपार्टमेंट अलग 2 इंस्टीट्यूट अलग-अलग है। एक मेडिकल कॉलेज है, एक हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है। तो हॉस्पिटल में मरीज़ आता है, मरीज़ के रिश्तेदार आते हैं या पुलिस वाला आता है, वो इंस्टीट्यूट तक कैसे पहुँच गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर जगह कहीं भी जाने आप होटल में जाते हो, कहीं जगह जाते हो, तो वहाँ पे बारकोड है, यहाँ पे कार्ड से एंट्री होती है, वहाँ पे कहीं थंब इम्प्रेशन से एंट्री होती है। तो यहाँ पे तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, कोई भी आए किधर भी चले जाओ। तो वो इंसान सेमिनार रूम तक कैसे पहुँच गया? तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो सेमिनार रूम तक पहुँचा, उसने किया, उसको वो ईयरफ़ोन से मिल गया इसलिए आप उन्हें पकड़ लिया।
अगर वो नहीं मिलता तो क्या करते? अच्छा, दूसरी बात, आप खुद छानबीन के बाद बोल रहे हो कि रेड लाइट एरिया वाज़ हिज सेकंड होम। इसका मतलब वो रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर के पास बहुत बार जाता था। अब सबको पता है कि रेड लाइट एरिया में जाने के बाद एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लैमिडिया है, शंकराइड है, इतने प्रकार की बीमारियाँ होती है। आपने खाली फॉरेंसिक ढंग से देखा कि वो रेड लाइट एरिया में जाता है, उसने मर्डर किया। आपने मेडिकल एंगल से देखा क्या? कि उसको और क्या-क्या बीमारियाँ हैं? उसकी जाँच करो। और जो आपको जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ है, उसके पास उसके यौन भाग में जो लिक्विड मिला है, उसके साथ मैच करो कि उसमें कोई बीमारी है क्या? इसमें कोई बीमारी है क्या? अगर मैच हो गई तो आपका तो केस 100% बन गया। और इसी डिमांड से हमने 15 साल पहले से डिमांड की है कि जितने रेप के या सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम हैं, उनको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मिलना चाहिए। एक एचआईवी में ये होता है कि एचआईवी का लगने के बाद भी अगर 48 आवर के अंदर आप एक गोली दे दो, और वो गोली 1 महीना लेना पड़ता है, हुँ। तो उसको एचआईवी नहीं लगेगा। एचआईवी वहाँ पे जाकर भी नहीं लगेगा। तो उसको बोलते हैं पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। उसको डिमांड को सैंक्शन करने के लिए सरकार को 10 साल लगे। अब वो सब जगह ऑफर किया जाता है कि जहाँ पे किसी पे रेप हुआ, वो डॉक्टर को चेकअप को गई तो उसको पीपी दिया जाता है। तो उसी ढंग से ये लेडी पे रेप हुआ, और ये इंसान रेड लाइट में कई बार जाता है। उसका सेकंड होम है। आप उसकी जाँच करो, और जिस इंसान पे, जिस बच्चे पे 4 साल को 10 साल के हो, ऐसा प्रकार होता है, उसकी भी जाँच करो, और उसकी भी जाँच, जो परपेट्रेटर की जाँच करो कि उसको कोई एसटीडी है क्या? हुँ। तो आपका केस 100% टाइट बन जाएगा। वो नहीं बन रहा है। सर हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स चला रहे हैं या बिज़नेसमैन चला रहे हैं? देखो, 2 प्रकार के हॉस्पिटल है। एक तो सरकारी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या पब्लिक प्रॉपर्टी वाले हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो बिज़नेस है। उसको एक ज़माने में ऐसा था कि हॉस्पिटल अच्छे ढंग से चले, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स बना, हुँ। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले हॉस्पिटल आके चलाते थे। और बिकॉज़ डॉक्टरों का एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज नहीं होता है, उनका काम मरीज़ को ट्रीटमेंट करना बराबर कर सकते हैं, लेकिन वर्कर्स को कैसे हैंडल करना है, क्लास 3, क्लास 4, फूड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, वो कैसा करना है, वो डॉक्टर के बस की बात नहीं है। तो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले करते थे। अब हॉस्पिटल चलाने वाले सब एमबीए आ गए। एमबीए ने मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जब एमबीए आ गया, तो वो बिज़नेस कैसे चलाना वही देखेगा। तो आपका जो मॉडल है हॉस्पिटल टू बिज़नेस, ये चेंज हो गया। तो डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है। यानी कई बार मरीज़ आके झगड़ा करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बिल इतना ज़्यादा हो गया। तो बिल ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर के हाथ में नहीं, डॉक्टर तो अपनी फीस लगाता है विज़िट की, और उसके ऊपर डॉक्टर का कुछ नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटल है, वो एक तो एक तरफ डॉक्टरों पे प्रेशर करते हैं कि हमको इतना बिज़नेस चाहिए, और दूसरी तरफ उनका अलग-अलग ढंग से चार्ज किया होता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था बम्बई में, वो एक बहुत यूनिक था। हुँ। उनका था कि रात में 12 बजे चेकआउट टाइम। मैंने दुनिया में कहीं रात में 12 बजे चेकआउट टाइम सुना नहीं था। मैंने एक मरीज़ को एडमिट किया, शाम में रात में 8 बजे। मरीज़ एडमिट हुआ और उसका एमआरआई करना था। तो मैंने बोला कि ये मरीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इसको कंसेशन दो। तो नहीं, बोले हम लोग कंसेशन नहीं देते। तो बोला कोई बात नहीं, उसको मैं सुबह डिस्चार्ज कर लेता हूँ, और उसका एमआरआई बाहर से करा के फिर एडमिट करा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो मैं किसी का कमीशन लेता नहीं हूँ, तो मुझे एमआरआई सेंटर वाले उसको काफ़ी कंसेशन दे देंगे। तो उसको जब सुबह 8 बजे डिस्चार्ज हुआ, तो उसको बिल 2 नाइट का आया। तो बोला ये तो रात में 8 बजे एडमिट हुआ, सुबह 8 बजे डिस्चार्ज हुआ, 12 घंटे का आप 24 घंटे का चार्ज ले हुँ। लो। तो बोले सर हमारा चेकआउट टाइम रात में 12 बजे का है। तो 8 बजे एडमिट हुआ तो 12 बजे तक का एक नाइट हो गई, और 12 बजे से सुबह 8 बजे तक दूसरी नाइट हो गई। तो ये किसी की सोच है ना, ये कि मरीज़ का पैसा कैसा निकालना है। या फिर कभी मरीज़ 10 गया 11 बजे मर गया दोपहर में, सब जगह चेकआउट टाइम 12 बजे दोपहर में। तो डेथ 1 बजे तक डिक्लेयर ही नहीं करना है, जी। ताकि 12 बजे से 1 बजे तक का चार्ज लग जाए, सेकंड नाइट का चार्ज। और कोई जाके बोले अरे यार, नहीं वो सिस्टम में लग जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम आजकल ये सिस्टम को ब्लेम करने की आ गई है, हुँ। कि नहीं वो ऑटोमेटिक है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसमें 1 मिनट भी इधर हो गया तो अपने आप लग जाता है, वो दिखा भी देगा, और फिर मेहरबानी करके थोड़ा बहुत कम कर देगा क्योंकि उसने 1 दिन का एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है। या कहीं क्या करते हैं कि अब बहुत मरीज़ सीरियस है, आपका एक कंसेंट लेते हैं कि अगर बहुत सीरियस हो जाएगा, तो हमको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। तो आप कंसेंट देते भई ठीक है, आप आपका कोई इंसान है, मदर है, फादर है, भाई है, बहन है, वाइफ़ है। कंसेंट देने के बाद में वो क्या करते हैं कि जब आपको वेंटिलेटर लगा ही नहीं, तो भी आपको वेंटिलेटर का चार्ज लगा दिया। तो बोले सर आपके लिए हमने वेंटिलेटर स्टैंड बाय रखा था, तो उसका रेंट तो लगेगा ना आपको। आपका साइन लिया है हमने। आपको ये ये पता ही नहीं है कि स्टैंड हाँ। बाय। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। इसके अंदर
हमें ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखना है। सब हॉस्पिटल ऐसा करते हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जहाँ पे ऐसा हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसको जो राइट माइंडेड और लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको एक साथ बिठाकर इसका एसओपी बनाना पड़ेगा। एसओ आप मैं कई बार यानी एक लॉन्ग कट होता है, एक शॉर्ट कट होता है। हमारी ज़िंदगी लॉन्ग कट में चलती गई। हमें किसी का क कट कमीशन-वमीशन नहीं चाहिए था, वक़्त लगा। लेकिन जो कमा रहा हूँ, मेरा खुद का है, मुझे किसी को कमीशन नहीं देना है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो नए डॉक्टर आते हैं, उनको लगता है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा है। तो एक बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर रखते हैं, कोई कमीशन देने के लिए रखते हैं, एडमिट कर देंगे। तो ये जो प्रैक्टिस हुई है, इसकी वजह से माल प्रैक्टिस बढ़ी है। और माल हुँ। प्रैक्टिस में ऐसा हुआ है कि पेशेंट आके पूछता है, "आपका इंश्योरेंस है क्या?" तो इंश्योरेंस तब बिल अलग है। नॉन आप आपका अगर बेड वही है, डॉक्टर वही है, फैसिलिटी वही है, टेस्ट वही है, तो इंश्योरेंस नॉन इंश्योरेंस का बिल अलग क्यों होना चाहिए? बीमारी कोई नहीं देख रहा है, या तो इंश्योरेंस है वो देख रहे हैं, या इंश्योरेंस का बिल अलग है वो देख रहे हैं, या पैसा देख रहे हैं, या मरीज़ नहीं आ रहा है। ये हाँ। नहीं देख रहे कि वो बंदा मरीज़ है या उसको कोई बीमारी है। बीमारी का इलाज नहीं है। नहीं तो क्या और सच्ची बोलने वालों जो सच्चाई सामने लाता है, ये इज़ अ स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। प्रवाह के साथ बहना आसान होता है। प्रवाह के विरुद्ध बहने में क्या होता है, एक किस्सा है। 10 ब्राह्मण के बच्चे इन्हें ब्राह्मण क्लास को बोलना नहीं है, 10 ब्राह्मण के बच्चे तीर्थ को गए थे। हुँ, तो तीर्थ को जाने के बाद जाते समय उनके माँ-बाप ने बोला, "भई अपना पानी भी नहीं लेके जाओ, रास्ते में लगता है।" "नहीं, नहीं, कहीं भी मिलता है, कहीं भी बिसलेरी मिल जाता है, ये मिल जाता है हम कहीं से ले लेंगे।" तो कहीं चलते एक जगह उनको प्यास लगी और पानी कहीं था ही नहीं। तो एक जगह थोड़ा छोटा-सा कुआँ जैसा था, बारिश का पानी जमा हुआ था। तो एक ने बोला, "यार मुझे एक पानी दिख रहा है इधर और अपने पास पानी कैसा निकालेंगे?" "अरे! अपने पास सबके शूज़ है। अपन लेस को लेस बाँधेंगे और पानी निकाल के पी लेंगे।" तो एक सच्चा ब्राह्मण था, वो क्या बोला, "यार एक पागल हो गया तू, ब्राह्मण आदमी है, ये जूते में निकाल के चमड़े का पानी पिएगा तू?" तो दूसरे ने बोला, "भाई जान बचेंगी तो ब्राह्मण है ना, अगर मर जाएँगे तो काहे के ब्राह्मण है अपन?" तो 9 बच्चों ने वो पानी निकाल के पिया। ये एक जो ईमानदार है, वो बगैर पानी पिए बोला, "मैं मर जाऊँगा लेकिन ये पानी नहीं पीऊँगा।" वो आया, गाँव में पहुँच गए, तो इसने क्या किया कि इसको 9 लोगों के खिलाफ रोष था कि ये कैसे ब्राह्मण है, कैसे जनेऊ लगाया इन्होंने, कैसा पानी पिया है। तो उसने सभा बुलाई, ब्राह्मण सभा की और वो खड़ा होने के पहले ये 9 लोग खड़े हो गए और बोले, "हम लोग वहाँ से आ रहे थे, प्यास लगी थी, हम सबको प्यास लगी थी। हमने 9 लोगों ने पानी नहीं पिया लेकिन ये अकेले ने हमारे जूते से पानी निकाल के पानी पिया, इसको जूते से मारो।" हुँ। तो वो जो ईमानदार था, उसने सबके जूते खाए क्योंकि मेजॉरिटी एक तरफ हो गई। तो अब ये माहौल में मेजॉरिटी एक तरफ है। जो स्विमिंग के मैंने अगेंस्ट करंट में करने वाले स्विम करने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ होती है। लेकिन तकलीफ के बाद में अच्छा टाइम आता है। हम लोग को कोशिश करें कि अच्छा टाइम जल्दी आए लेकिन ये काफ़ी लंबा होते जा रहा है। लंबा होता जा रहा है, हाँ। आपका क्या टेक है, बिकॉज़ आप पिछले 30-40 साल से, ठीक है, आप अवेयरनेस में काम कर रहे हो, सेक्स एजुकेशन में काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है आज की डेट में रेड लाइट एरिया की क्या सच्चाई है? क्या रियलिटी है? अभी सेक्स कैसा है, ये डिमांड और सप्लाई है। जहाँ डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा। और एक ज़माने में बम्बई का या कलकत्ता का सोनागाछी, बम्बई का कमाटीपुरा, फ़ॉकलैंड रोड, दिल्ली का जीबी रोड, ये काफ़ी बड़े-बड़े इलाके थे। उसके अंदर बहुत सारी लड़कियाँ थी। उसके अंदर नेपाल, बांग्लादेश और भारत के अलग-अलग राज्यों की, ख़ास करके दूसरे राज्यों की लड़की को उस राज्य में लाया जाता था। ट्रैफ़िक करके या फ़ोर्स से हुँ, उनको कुछ आमिष देके। तो बहुत बड़े एरिया थे और क्लाइंट वहाँ जाते थे। और एक समय ऐसा था कि बम्बई का जो एस्टीमेट था रेड लाइट एरिया का, लगभग 1 लाख सेक्स वर्कर थी और हर लड़की के पास कम से कम 3 से 5 क्लाइंट होते हैं। तो एवरेज 4 क्लाइंट पकड़ते हैं, तो 4 लाख लोग रोज़ाना सेक्स के लिए जाते थे। उसका अवेयरनेस, एचआईवी का अवेयरनेस होते-होते लोगों में डर बैठ गया कि रेड लाइट एरिया से एचआईवी फैलता है, वहाँ से एसटीडी फैलता है, फिर कंडोम यूज़ चालू हुआ और रेड लाइट एरिया की कई लड़कियाँ उस समय एचआईवी की ट्रीटमेंट थी नहीं, मरते गई। एक वक़्त ऐसा आया कि 70% लड़कियों को एचआईवी था 1992 में। तो 70% लड़कियाँ अगर एचआईवी है और ट्रीटमेंट नहीं है, तो 5 से 10 साल के अंदर मरेगी। तो बाय 2000 काफ़ी लड़कियाँ मर गई। लेकिन वो रिप्लेस नहीं हुई क्योंकि उस समय उनकी डिमांड कम हो गई थी क्योंकि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ गया था। अवेयरनेस आने के बाद वो अवेयरनेस और 10 साल चला 2010 तक और उस समय एचआईवी के कैंपेन एचआईवी अवेयरनेस की कैंपेन काफ़ी बड़े पैमाने में थी।
अब वो धीरे-धीरे कम होगी। उसमें सरकार का भी ध्यान कम हो गया, क्योंकि जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ़ोकस अभी हो गया एचआईवी ट्रीटमेंट पर, एचआईवी के लिए जो वायरल लोड करते हैं उसके ऊपर, अच्छी से अच्छी दवाएँ देने पर। तो वो पीछे का जो था अवेयरनेस, एजुकेशन और इंटरवेंशन इन रेड लाइट एरिया, वो कम हो गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि जो बच्चे 2005-2010 में पैदा हुए, उन लोगों ने, उन बच्चों ने ये कैंपेन देखा ही नहीं। अब वो हो गए 20-22 साल के, 25 साल के, तो उनको एचआईवी अवेयरनेस मालूम नहीं है, कंडोम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और रेड लाइट एरिया तो काफ़ी कम हो गए। तो अभी क्या होता है कि सब ये व्हाट्सएप का ज़माना है, ऐप का ज़माना है। शादी के जो ऐप होते हैं, उसका बिज़नेस 5 साल के अंदर 100% बढ़ा है, हुँ। जो ऑनलाइन शादियाँ होती है। लेकिन जो सेक्स के ऐप है, उसका बिज़नेस 5 साल के अंदर 10 से 20 गुना बढ़ा है। इसका मतलब ये टिंडर, ग्राइंडर ऐसे जो ऐप हैं, तो इसके ऊपर ऐप में जाने का, पार्टनर ढूँढने का, कहीं मिलने का, और रात गई बात गई। उसके बाद ना पार्टनर का नाम आपको पता है, ना उसका फ़ोन नंबर पता है, ना पता पता है। तो कभी कोई बीमारी लेके आता है, हमको ढूँढना है कि भई ये बीमारी कहाँ से लेके आया? नहीं सर, वो तो पता ही नहीं मुझे। हुँ। तो ये हो गया, और उसके बाद क्या हो गया कि जो सेक्स जो रेड लाइट एरिया में था, वहाँ से मूव होके चले गया मसाज पार्लर में। बीच में कुछ बार थे, डांसिंग बार होते थे, उसके अंदर फीमेल वेट्रेस होती थी, हुँ। तो वहाँ पे आई टू आई कॉन्टैक्ट होते-होते हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट होता था। उसके बाद में वो डील करके सेक्स के लिए जाते थे। लेकिन आई टू आई कॉन्टैक्ट करने वाले 100 है, तो सेक्स की डील करने वाले 10 भी नहीं होते थे। अब वो भी चेंज होके हो गया मसाज पार्लर। अब मसाज पार्लर एक थाई मसाज सबके दिमाग में बैठा है, इसलिए इंडिया से कई लोग थाईलैंड, पटाया जाते हैं, और जो बिज़नेस के लिए जाते हैं वो अलग हुँ, लोग हैं, लेकिन हुँ, ये जो जाने वाले लोग हैं, ये ख़ास उसी लिए जाते हैं। कई बार आप फ्लाइट में जाओ तो हुँ, जान-जवान लड़के सब उसी लिए जा रहे हैं, और जैसे मैं बात कुछ छेड़ता हूँ, हुँ, तो सर फिर क्या करना है? मुझे प इंटरेस्ट पता लग जाता है उनका। हुँ, तो ये जो क्राउड है, युवा क्राउड, ये मसाज पार्लर में जाना चालू हो गया। मसाज पार्लर में मुझे ये मसाज मैस्योर में भी काम किया मैंने, जो मेल मसाज वाले वाले होते थे बम्बई के चौपाटी पर। तो उनको इंटरव्यू करते-करते मैंने पूछा कि आप मसाज में क्या करते हो? तो बोले सर हम उसमें के नहीं है। मतलब उसमें के नहीं है ना, क्या है? हुँ, तो बोले एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर में वो जो पानी के साइड में मसाज वाले हैं वो सब कुछ करते हैं, हुँ, और हम जो इधर वाले हैं हम खाली मसाज करते हैं। सब कुछ करते हैं ना, क्या करते हैं? तो बोले वो ओरल सेक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि अंधेरा जैसा हो गया, तो वहाँ पे तो मसाज कराने वाला और मसाज करने वाला 2 ही है, और काफ़ी डिस्टेंस डिस्टेंस पे है, और अगर कोई पूछा भी तो सब वही कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट हो गया मसाज पार्लर में। मसाज पार्लर में एक मेनू दिया जाता है। आपको मसाज चाहिए, अपर बॉडी मसाज, लोअर बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज, बॉडी टू बॉडी मसाज। अब वो इंसान तो बेचारा, ये लालच है ना, लालच हुँ। की बीमारियाँ हैं। फिर आगे होता है मसाज विद हैप्पी एंडिंग प्लस, हैप्पी एंडिंग प्लस प्लस। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो, तो अंदर तो आप जब आए मसाज के लिए तो एक अमाउंट फिक्स करके आ गए। अब जो अंदर का जो है, बाहर का मेनू अलग है, अंदर का मेनू उसका अलग है। अब उसको एक्स्ट्रा पैसा देके एक्स्ट्रा सर्विस लेना है। तो अगर कोई इंसान स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी में चले गया है, मानता हूँ कि उसने गलती की और बाद में वहाँ सेक्स में फँस गया वो। लेकिन जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जाता है, तो उसको मालूम है अंदर क्या होता है, उसीलिए जा रहा है। तो ये बार-बार मसाज में जाने वाले लोग, हुँ। और ये मसाज पार्लर ख़ास करके होटल्स में वगैरह, जो बड़े-बड़े होटल में, वहाँ शायद नहीं होता होगा। यानी मैंने कभी वहाँ के लोगों की छानबीन नहीं की है, लेकिन जो मसाज पार्लर है, ये सब पूरे सेक्स के अड्डे हैं। वहाँ पे अगर आप किसी भी ढंग से चेक करो, कभी भी 11th आवर में जाके चेक करो, वही मिलेगा। और एक समय ऐसा था कि हम लोग कंप्लेन करते थे मसाज पार्लर की, यहाँ पे ऐसा चल रहा है। लेकिन कंप्लेन करने के बाद में क्या हुआ कि जहाँ पे कंप्लेन की, वो पुलिस वाले उस मसाज पार्लर के साथ साठ-गाँठ कर लेते थे, "भई अकेले क्यों कमा रहे हो? हमको भी कमाने दो।" अच्छा। हाँ, तो कई बार पुलिस वालों ने बोला, "अरे डॉक्टर साहब, आप कुछ ये दिनों में कंप्लेन नहीं है आपकी?" हुँ, तो बोला, "आपको इंटरेस्ट क्या है?" हुँ। "नहीं, नहीं," बोले, "आपके कंप्लेन के बाद तो हमारी कमाई होती है।" अरे बोला, "यार, मैं कोई एजेंट थोड़ी हूँ आपका।" हाँ, तो मैंने ये कंप्लेन करना भी बंद कर दिया। तो बेसिकली ये चीज़ है कि मसाज पार्लर को, मसाज कराने वाली लड़कियों की का एजुकेट करो, क्योंकि ये तो चलते रहेगा, और जो जाने वाले लोग हैं उनको भी एजुकेट करो। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और एक एचआईवी फोबिया होता है। मैं कई बार मरीजों को समझाता हूँ, बिकॉज़ एचआईवी फोबिया के मरीज़ या गूगल के मरीज़, ये बहुत खतरनाक होते हैं। यानी कोई भी स्टेज में जाके सुसाइड भी कर लेंगे वो। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें आप ऐड करो कि एचआईवी और एड्स में क्या डिफ़रेंस होता ओके। है?
क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है। एक ज़माने में क्या था, एचआईवी पर जब दवाई नहीं थी, तो एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी डिसीज़ यानी जब बुखार, खाँसी चालू हुई तब, एड्स यानी जब अंदर की काफ़ी बीमारियाँ हो गई, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रेन की बीमारी हो गई, तब एड्स हुआ और मौत। तो एचआईवी, एचआईवी डिसीज़, एड्स और मौत, ऐसा वन वे ट्रैफिक था। हुँ, तो वहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल था। अब जो दवाई आई है एंटी एचआईवी की, जिसको हम एचआईवी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, एआरटी कहते हैं। उसकी वजह से ये हो गया कि आपका एचआईवी आगे नहीं जाएगा, आप वहीं रुक जाएगा, खाली एचआईवी पॉजिटिव रहेंगे आप, जिसमें हुँ, एंटीबॉडी पॉजिटिव हुँ। आता है, लेकिन वायरस नहीं के बराबर हो जाएगा। और अगर आप अगले स्टेज में चले गए, तो हम वहाँ से रिवर्ट करके आपको एचआईवी में लेके आ जाएँगे। तो आप एचआईवी डिसीज़ में इधर आ जाएँगे, एड्स में हैं तो आप एचआईवी डिसीज़ में आके एचआईवी में आ जाएँगे। तो आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगी। तो 4 चीज़ें हम लोग गारंटी करते हैं कि एक आपको एचआईवी की वजह से मरने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो मेल की एज 70-71 है, फीमेल की 72-73 है, 2 साल का गैप है। तो आप उतना जिएँगे, एचआईवी होके आपको 20 साल की उम्र में एचआईवी हुआ, फिर भी आप 50 साल जिएँगे। दूसरी चीज़, आप एचआईवी की वजह से हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं होंगे कि आपको हुँ, एचआईवी डिसीज़ हुआ या हुँ, एड्स हुआ, हुँ, क्योंकि दवा खा रहे हैं आप, हुँ, बीमारी नहीं होगी। हुँ, तीसरी चीज़, आपका एचआईवी आपके वाइफ़ को या सेक्स पार्टनर को नहीं लगाएँगे, या हस्बैंड को नहीं लगाएँगे अगर वाइफ़ को है तो। चौथी चीज़, अगर आपको एचआईवी है और वो महिला प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चे को नहीं लगाएगी। और पाँचवीं चीज़, आपको लाइफ़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है कि मैं एचआईवी है, सोसाइटी में जाऊँ कि नहीं, मैं क्लब का मेंबर बनूँ कि नहीं, मैं नया बिज़नेस चालू करूँ कि नहीं। तो आपको फाइनेंशियल, प्रोफ़ेशनल, सोशल कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बदलाव काफ़ी आया है और ये भारत के वजह से दुनिया में भी अच्छा आया है, क्योंकि आज 92% जो एचआईवी पॉज़िटिव लोग हैं दुनिया के, ये भारत की दवाइयाँ खाते हैं। क्या परसेंटेज है मेल और फीमेल की एचआईवी में और एड्स में एचआईवी दोनों में? परसेंट में जो भारत का अभी फिलहाल आंकड़ा है, लगभग 25 लाख लोगों को एचआईवी है। हुँ, तो 25 लाख का मतलब होता है कि जवान लोग जो है, उनके अंदर 0.5% एचआईवी रेट है। ओके। लेकिन ये रेट मेल सेक्स विद मेल में थोड़ा ज़्यादा है, हिजरा कम्युनिटी में थोड़ा ज़्यादा है, इंजेक्शन ड्रग यूज़ करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ ज़्यादा है। तो उनमें, और जेल के इनमेट है, उनके अंदर ज़्यादा है। तो ये 0.5% आम लोगों में है, हुँ, लेकिन कहीं-कहीं 10%, 15%, हुँ। 20% भी है। अभी नॉर्थ साइड का ही आई थिंक एक केस था ना जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे बेसिकली हाँ, वो त्रिपुरा। एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। क्या रीज़न था बेसिकली उनके पीछे? नहीं, क्या होता है कि जब कहीं एचआईवी मिलता है, या जैसा मणिपुर और नागालैंड में 1988-89 से ही इंजेक्शन ड्रग यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में था। तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि सिर्फ़ नागालैंड और मिज़ोरम में, नागालैंड में और मणिपुर में ही है। हुँ, तो ये सोच के नहीं चलते कि जो हमारी बॉर्डर है, खुली बॉर्डर है, जो यहाँ चल रहा है वो पड़ोसी के पास होगा, पड़ोसी राज्य में होगा, या म्यांमार में हो रहा है वो इधर होगा। तो ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो कहीं है ही नहीं। तो जब त्रिपुरा में होना, इसका मतलब ये कि त्रिपुरा इधर एक तरफ बांग्लादेश की बॉर्डर है, दूसरी तरफ म्यांमार की बॉर्डर है, बीच हुँ, में मिज़ोरम है। जो म्यांमार का ड्रग ट्रैफिक होके मिज़ोरम के थ्रू इधर आ सकता है। तो ये तो सोचना ही चाहिए था ना। हम अगर सोचेंगे कि आधे रात में या 1-2 महीने में इतने केसेस बढ़ गए, तो ये गलत है। तो ये अगर आप ग्राफ निकाल के देखेंगे, तो पिछले 8-10 साल से ग्राफ बढ़ता गया और पिछले साल में काफ़ी बढ़ गया है। और जब कोई ड्रग आता है, कोई नशा आता है, तो नशे के साथ में सेक्स भी आता है। और नशा जो करने वाले हैं, उसको ज़्यादा पैसा नशे में खर्च करना है, वो सुई में, नीडल में खर्च नहीं करना है। तो एक ही सुई से 4-5 लोग नशा कर रहे हैं। हुँ। तो वो अगर एक को एचआईवी है, तो दूसरे को एचआईवी लगा देगा सुई से। और ये इंजेक्शन ड्रग यूज़ से एचआईवी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी होना लाज़मी है, ये पहले से हो रहा है। द ओनली थिंग सेफ इज़ नो सेक्स और मास्टरबेशन, बाकी ऑल आर सेफ फॉर सेक्स। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हेलमेट पहनते हो, तो आपको हेड इंजरी होने का चांस कम है। हुँ, हाँ? लेकिन आप हेलमेट पहन के मौत के कुएँ में गाड़ी चलाओगे, तो आप शायद हो सकता है हेड इंजरी नहीं हो, लेकिन बाकी इंजरी हो जाएगी। तो इसीलिए जो कंडोम आप पहन के सोच रहे हो कि कंडोम होने के बाद में आपको कुछ होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है, अच्छा क्योंकि ये भी गलत है? हाँ, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी है एसटीडी की, जो एचआईवी से 100 गुना ज़्यादा ट्रांसमिशन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टच करने से हो जाएगी, किस करने से हो जाएगी, वो लिक्विड लगने से हो जाएगी, जैसा सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लैमिडिया है, ये टच करने से, हर्पीज़ है। तो ये लोगों के दिमाग में नहीं आता कि आपका कंडोम में खाली एक पार्ट ढका हुआ है, बाकी पूरा बॉडी का पार्ट ढका हुआ नहीं है। आप जब बॉडी के पार्ट को एक-दूसरे को रब कर रहे हो, तो वहाँ की बीमारी आएगी। अच्छा, दूसरा भी क्या हो गया, एक कंडोम का फेस भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है,
एक पीईपी आ गया, ये पोस्ट क्या होता है? एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जो ओके। एचआईवी को आप एक्सपोज किए तो हुँ। दवा खा लो, आपको एचआईवी नहीं होगा। फिर आ गया प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, तो आप वो दवाई पहले से खाते रहो और अगर आप कभी भी सेक्स करते हो तो आपको एचआईवी नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका खाली माइंड एचआईवी सेंट्रिक हो गया, बाकी 19 एसटीडी के बारे में बात नहीं की। इसीलिए मंकी पॉक्स आया, अभी जिसको एम पॉक्स कहते हैं। हाँ, क्या क्या है वो? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करोगे नहीं, प्लीज़? नहीं, तो क्या होगा कि हुँ, अगर आप कंडोम नहीं लगा रहे हो हुँ, और एचआईवी से बचने के लिए प्रेप ले रहे हो, प्री हुँ, एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की गोली खा रहे हो, आपको एचआईवी नहीं आएगा, लेकिन बाकी बीमारी आएगी। जो बीमारियां पिछले 10-20 साल में कम होके लगभग खत्म होने को आ गई थी, हुँ, वो आ रही है अभी। और कुछ बीमारियां ऐसी कि जो जूनोटिक है, जो एनिमल से इंसानों में आई, अब इंसानों से इंसानों में फैल रही है। पिछले 40 साल के बीमारियों में 70% बीमारियां सब वायरल डिसीज है, वायरस से आती है। हुँ, हुँ, और उसके आधी से ज्यादा बीमारियां जूनोटिक है। तो आपका जीका है, निपा है, इबोला है, एचआईवी है, अभी ये एमपॉक्स है, ये सब एनिमल से बीमारियां इंसानों में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिनके जैसे आपको जीने का अधिकार है, एनिमल को जीने का अधिकार है, प्लांट को जीने का अधिकार है, कीड़े मकोड़ों को जीने का अधिकार है। तो आप सिम्बायोसिस, आप जियो और जीने दो। आप किसी के अधिकारों का हनन करके उनके टेरिटरी में घुसेंगे और उनके साथ भी कुछ सेक्स करेंगे या हुँ, उसका मीट खाएंगे या कुछ बाइट होगा, वहाँ का बीमारी आपको आएगा और वो जेनेटिक म्यूटेशन होकर बीमारी इंसानों में फैलेगी। जानवर कोई भी किसी के साथ सेक्स कर लेगा हुँ, रास्ते चलते, क्योंकि उसको कोई सोशल और कल्चरल टाबू नहीं है। हुँ, इंसानों में वो आ गया, वो नहीं हो सकता है। आप तो आप सिलेक्टिव पार्टनर के साथ करो, लेकिन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। और कभी जिंदगी में ये मत सोचो कि सामने वाला मेरे लिए ही बना है, क्योंकि आप अगर एक्सक्लूसिवली उसके लिए नहीं बने हो तो वो आपके लिए क्यों बना है? आप 10 के साथ सेक्स करके 11 के साथ कर सकते हो, उसको बताते हो कि मैंने किसी पहली बार तेरे साथ ही कर रहा हूँ। तो वो इंसान भी आपको इसी ढंग से बोलेगा कि नहीं, नहीं, मैं यू आर माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड। सही बात तो है। आप बातों में ना आप जाओ, ना उसके बातों में आओ। आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कुछ, क्योंकि जैसा हेलमेट टूट सकता है, छाता फट सकता है, अम्ब्रेला अपना रेनकोट फट सकता है, वैसा कंडोम भी फट सकता है। ऐसा कुछ हुआ तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करो एक सही डॉक्टर को और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लो ताकि आपको हुँ, बीमारियाँ नहीं आए। हुँ, और पोस्ट एक्सपोजर में पहले खाली एचआईवी का था, लेकिन अभी एक डॉक्सीसाइक्लिन बोल के गोली आती है। 2 गोली खाने से आपको सिफिलिस, गोनोरिया, संक्रमण तीनों बीमारी के 70% चांसेस कम हो जाते हैं। एक ही बार खाना है, ₹2 की गोली है। ओके। और हेपेटाइटिस बी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बड़े-बड़े वीआईपी को हुआ है इंडिया में। वो सिंगापुर इधर-उधर जाके किडनी का ऑपरेशन करा-करा के आ गए। तो ये गलत सोच है। और मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस तो है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये बीमारी खत्म हुई, दूसरी आएगी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आएगी। लेकिन कई बीमारियां इंसान खुद होके लेके आ रहे हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन करके लेके आ रहे हैं। हर जगह जैसे आप उत्तराखंड में देखो या कहीं भी हिल स्टेशन में बड़े-बड़े बिल्डिंग बांध देते हैं, वो ढह जाते हैं कि उन जो चीज़ जैसी है उसको वैसे एन्जॉय करो आप। वहाँ को आपके सुविधा के लिए उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। हुँ, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जैसा रहने दो। हुँ, तो वो नहीं करोगे आप तो अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एकदम बहुत बड़ी धूप हो रही है, कोई इससे मरेंगे तो किसी न हुँ, किसी ढंग से लोग मरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर रहे तो दवा क्यों निकालो? करेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को बताओ, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। क्या सेक्स वर्कर अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे रेप होने पे कुछ डाउन जाएँगे स्टैटिस्टिक्स या नहीं? ये सोच गलत है। एक ज़माने में जब मैं सहेली प्रोजेक्ट बम्बई में चालू किया था, हुँ, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सेक्स वर्कर को कानूनन स्थान मिले। उसको लीगलाइज़ेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। हुँ, और उसपे कई लोगों ने अपोज़ किया और जो लोगों ने अपोज़ किया उसमें बड़े-बड़े महिलाएँ थी। नहीं, ऐसा कैसा होगा? तो बोला ठीक है, आप उसको कम से कम आपके घर में काम को तो रख लो। तो काम को कोई रखने को तैयार नहीं। नहीं, नहीं बोले वो रखेंगे तो फिर वो हमारे साहब क्या करेंगे पता नहीं। अरे बोले आपको आपके साहब पे भरोसा नहीं है और आप ये चाहते हैं कि सेक्स वर्क कंटिन्यू रहे और उसको कानूनन स्थान भी नहीं मिले, तो एक्सप्लॉइटेशन चलते रहे। तो तब उस समय उन्होंने बताया कि नहीं वो है इसलिए हम सेफ है। तो भी तो लीगल है? नहीं, नहीं, इंडिया में ये लीगल और इल्लीगल के बीच में है। ये कैसे? प्रोस्टिट्यूशन पर से इज़ नॉट इल्लीगल, हुँ, बट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज़ इल्लीगल। यानी पिंपिंग, टाउटिंग, फाइनेंसिंग, ब्रॉथल ओनिंग जो घरवाली इल्लीगल है, सेक्स वर्कर लीगल है। लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, स्कूल के, हॉस्पिटल के, गार्डन के 200 मीटर के अंदर सेक्स वर्क इल्लीगल है।
लेकिन आप 200 इंच भी जगह नहीं मिलती आपको। तो आप कानून बने हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि जब आपको उसको अरेस्ट करना है, आप हुँ, बोले आप सेक्शन 7 ए में आप अरेस्टेड है। आपने उनको जैसा एक स्टेट ऑफ नेवाडा है यूएसए में, वहाँ पे लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है। वहाँ पे ब्रॉथल बोर्ड लगे हैं, रैंच, ब्रॉथल ये वो आपके हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर है। उनके जो रूल उन्होंने बनाए हैं, हुँ, तो वहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप होता है। उसको पूरा राइट है कि वो क्लाइंट को रिजेक्ट कर सकती है। क्लाइंट कोई अगर उसको ज़बरदस्ती करता है तो वो एक बेल बजाएगी तो पुलिस डिपार्टमेंट आके क्लाइंट को अरेस्ट करेगा। बाय लॉ क्लाइंट को कंडोम यूज़ करना पड़ेगा। बाय लॉ उसको 4 दिन छुट्टी मिलती है जो उसके पीरियड कवर होते हैं। तो ये अगर सिस्टम बना दो तो उसका भी वेलफेयर होगा और सर्विस अच्छी मिलेगी। आपका जो बेसिक सवाल था कि सेक्स वर्कर रहने की वजह से रेप कम होंगे, गलत बात है। जहाँ पे ₹100 में, ₹200 में सेक्स वर्क के पास जाके एन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाजू के बिल्डिंग में आप 2 साल के बच्ची पे रेप होता है, 4 साल के बच्चे पे रेप होता है। हुँ, तो ये रेप की टेंडेंसी अलग है और सेक्स वर्क पर जाने वाले लोगों का टेंडेंसी अलग है। हो सकता है इंसान हुँ, वही है, कभी जैसा कलकत्ता में हुआ, हुँ, वो इंसान उस सेक्स वर्कर को एरिया को अपना घर बनाया हुआ था और इधर भी किया। लेकिन बाय एंड लार्ज जो रेप करने वाले लोग हैं, वो 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल किसी के ऊपर शादी करना और पावर का यूज़ करना या कहीं कोई फ़िल्म देखकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, तो ये करेंगे। तो जब तक हमारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, कायदा कानून अच्छा नहीं है, इमीडिएटली सज़ा नहीं मिलती है, केस लिंगर ऑन चलते रहता है और बेल के ऊपर बेल मिलती रहती है, उसको कुछ कारण से छोड़ देते हैं, वो भाग जाता है। तो ऐसे जो किस्से हैं, उसके वजह से ये चलते रहेगा। हमें हर जगह जहाँ-जहाँ यानी बेसिकली लाइक माइंडेड लोगों को लाकर उसमें डॉक्टर है लीगल फ्रैटर्निटी है, जुडिशरी फ्रैटर्निटी है, पुलिस है, सबको एक जगह लाओ। कुछ सजेशन हमारे पास है, कुछ सजेशन पुलिस के पास है। हो सकता है कि मैं उनसे कुछ सीखूँ और हो सकता है कि वो मैं उनको कुछ सजेशन दे सकूँ। मैंने ट्विटर पे ये डाला कि जो अ, कलकत्ता का जो मेन एक्यूज़ है, उसका आपने ही खुद पुलिस ने विवरण दिया कि रेड लाइट एरिया वाज़ हिज़ सेकंड होम। मतलब जब रेड लाइट एरिया उसका सेकंड होम है तो उसकी एसटीडी जाँच करो। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और भी जो गोनोरिया, क्लैमिडिया है, यूरिन में और ब्लड में। और ये तो रिपोर्ट 10-15 मिनट में, आधे घंटे में मिल जाएँगे आपको। अगर कुछ आता है, तो आपके पास और एक क्लू आ गया और उसी की जाँच आप जो लिक्विड मिला है उस विक्टिम के ऊपर, हुँ, उसके साथ में हुँ। मैच करो। होता है तो आपका केस वाटर टाइट बनता है। सर, अभी रिसेंटली जो भी हम बीच में अभी बात भी कर रहे थे, मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एमपोक्स क्या है बेसिकली? आई नो कि वायरस है बट क्या है? क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ है? क्या सिम्पटम्स है? कैसे आया? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो एमपॉक्स का नाम पहले था मंकी पॉक्स और ये सबसे पहले ज़ाइर कंट्री है जिसका नाम अभी हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी कॉन्गो। हुँ, वहाँ पर 1958 में मिला मंकीज़ के अंदर। वहाँ के बाद में फिर वो 1970 में इंसानों में आया और वहाँ पे फिर एंडेमिक रहा। एंडेमिक का मतलब वो वहाँ के वहीं रहा जो कॉन्गो रिवर है उसके बेसिन पे। तो 2-4 कंट्री उनके जो है बेनिन है, डीआरसी कॉन्गो है, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक वहाँ था। उसके बाद में थोड़े दिन से वो वेस्टर्न अफ्रीका में गया और वहाँ पे फैलता रहा, लेकिन एंडेमिक रहा और सिर्फ़ 1-2 बार वो कहीं बाहर हुआ। जैसे 2003 में यूएसए में 72 केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद में 2022 तक ये बाहर कहीं दिखा नहीं। अब 2022 में जो आया वो लगभग 116 कंट्री में आ गया और 99,000 केसेस हो गए। और उस समय भी डब्ल्यूएचओ ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न पीएचईआईसी डिक्लेयर किया था और जब कंट्रोल आ गया तो वो कंट्रोल के बाद में उन्होंने वो इमरजेंसी निकाल ली। उस समय जो आया वो ज़्यादा मेल टू मेल सेक्स वालों में आया 99%, 1% फीमेल में आया और एक भी बच्चा नहीं था उसमें। अब अभी जो आया है फिलहाल वो डीआरसी कांगो के बाहर जो उनके सटे हुए कंट्री है, युगांडा है, बुरुंडी है, रुवांडा है और केनिया है, वहाँ पे आ गया। वहाँ पे आने के बाद में उनको ऐसा लगा कि ये 5 कंट्री के बाहर भी जा सकता है, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी प्रिवेंटिवली। यानी अफ्रीका के बाहर फिलहाल गया नहीं था। हुँ, अब कुछ केसेस आए पाकिस्तान में, फिलिपाइन में, स्वीडन में, एक क्वेश्चन मार्क केस इसमें था बम्बई यानी गुड़गाँव में, अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, हुँ, तो क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब जगह आया। तो ये क्या हुआ, जो एनिमल से इंसानों में आया और इंसानों से इंसानों में फैला, जो एंडेमिक है वहाँ पे फैमिली में भी फैलते गया कि जो माँ को है तो बच्चे को भी हो गया, उनके कॉन्टैक्ट को भी हो गया। लेकिन जो बाहर फैला, उसके अंदर क्लेड है, जो 1 क्लेड है वो कांगो का है,
2 क्लेड है वो वेस्टर्न अफ्रीका का है, जो ए है वो लोकल है और जो बी है वो बाहर गया। तो अभी जो 1 बी अब बाहर आया है, तो 1 बी जो जिसको हुआ रहा है बाहर, वो सब सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। इसका मतलब वो सेक्स से आ रहा है। और जहाँ भी समझो फिलिपाइन का केस आया, तो फिलिपाइन के केस में जिस इंसान को आया, वो अफ्रीका गया नहीं था, लेकिन जो अफ्रीका गया हुआ इंसान के साथ में सेक्स किया था। तो हुँ। ऐसा जो फैलाव हो रहा है वो सेक्स से हो रहा है। अब ये है कि मंकी पॉक्स के जैसे हॉर्स पॉक्स है, कैमल पॉक्स है, रैबिट पॉक्स है, अलास्का पॉक्स है, काऊ पॉक्स सबसे पहले काऊ पॉक्स है। काऊ पॉक्स में से ही पता चला कि उसमें वैक्सीन बनाकर स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स है। मॉलस्कम बोल के बहुत कॉमन बीमारी कैट में, डॉग में और इंसानों में होती है। बहुत लोगों को मॉलस्कम एमपॉक्स में क्या हो रहा है इंसान की बॉडी के अंदर क्या? अगर जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स मालूम है, तो उसको मिनी स्मॉल पॉक्स जैसा एमपॉक्स में होता है। इसमें पानी भर के छोटे-छोटे बूंदे आते हैं। हुँ। स्टार्टिंग में खाली लाल कलर का होगा पिंपल जैसा, फिर उसके अंदर पानी भर जाएगा, उसको वेसिकल कहते हैं। फिर उसमें पस भर जाएगा, उसको पस्चूल कहते हैं। पस आया तो पस्चूल हो गया और फिर वो फूटने के बाद में उसका अल्सर बन जाता है और अल्सर बनने के बाद में वो स्कैब होके निकल जाता है। ये पीरियड में 8-10 दिन वो इंसान इन्फेक्शियस है और ये ऐसे के ऐसे पॉक्स मार्क जो हाथ पे चेहरे पे भी आएँगे, लेकिन एनल कैनाल यानी गुदा भाग में और जेनिटल में आएँगे और जेनिटल में आने के बाद में वो थोड़े दिन से रिकवर भी हो जाएगा। तो ऑटो रिकवरी है उसके अंदर, यानी इंसान ज़्यादा मरते नहीं है। हुँ। लेकिन जिस इंसान की इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है या कोई ऐसी दवाई खा रही है जो कैंसर के लिए दवाई खा रहा है, तो उसको वो बीमारी ज़्यादा कर सकता है। तो उसको निमोनिया या एन्केफेलाइटिस ब्रेन की बीमारी हो जाती है, उससे मर जाते हैं। लेकिन जो डेथ रेट देखा गया पहले वाला जो दौर आया था वो 2 बी से आया था, हुँ। 2022-23 के बीच में। उसमें डेथ रेट था 0.2%, खाली 200 लोगों की मौत हुई थी 99,000 में। और अभी जो डेथ रेट है वो 0.4 टू 11% है। 11% कांगो में है और बाहर कम है। तो हो सकता है कि जो वहाँ पे केसेस डायग्नोस नहीं हो रहा है और जो डायग्नोस है उसके अंदर ज़्यादा मौतें हो रही है और वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है और उसको स्मॉल पॉक्स जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, वो एमपॉक्स से बचते हैं। तो जैसे हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लिया है, 1980 में ये वैक्सीनेशन बंद हो गया। तो 1980 के पहले पैदा हुए लोग हैं और हो हुँ। सकता है कि 80 टू 85 तक पैदा हुए लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं आता है। क्योंकि जब स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी है, पूरी पॉपुलेशन को जब स्मॉल पॉक्स दिया गया, तो उसके बाद में पैदा हुए लोगों को अपने आप से इम्यूनिटी आती है। उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो 40 साल के ऊपर के लोगों को एमपॉक्स नहीं आता है और 40 के नीचे 20 और 40 के बीच में आता है क्योंकि 20 के नीचे सेक्सुअल एक्टिविटी चालू नहीं होती है जनरली। तो 20 और 40 के बीच में और ऐसे लोगों को जो मेल टू मेल सेक्स करते हैं या बाइसेक्सुअल है या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, उनमें ज़्यादा आएगा। वायरसेस का और सेक्स का क्या वो है, लाइक मतलब सेक्स से ज़्यादा स्प्रेड होता है? नहीं, नहीं, आपका बहुत बिकॉज़ अच्छा ह सवाल है, बहुत ह अच्छा सवाल है। मैंने जैसे बताया कि जो नई बीमारी आई है 70% आई है वायरस की। हुँ। इसलिए कि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक है, एक से एक अच्छे-अच्छे। यानी अच्छे-अच्छे इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहो, इन्फेक्शन लाते रहो। फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल है, पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए एंटी पैरासिटिक है। लेकिन वायरल के लिए एंटीवायरल नहीं है। एंटीवायरल हार्डली गिने-चुने 4-5 भी नहीं है वर्ल्ड में। तो इसका मतलब अगर वायरल बीमारी आती है, तो उसको रोकने के लिए आपके पास वैक्सीन होना चाहिए या बीमारी फैलते रहेगी। तो हमने जो कोविड में प्रिवेंट किया वो वैक्सीन से प्रिवेंट किया। फिर बाद में अपने आप फैल गई कंट्रोल में आ गई। तो अभी जो बीमारी आने वाली है सब वायरस की है। तो ये वायरस की बीमारी आपको सेक से भी आएगी, छींक से भी आएगी, खाँसी से भी आएगी। ये ज़रूरी नहीं कि सब बीमारियाँ सेक से आ हुँ। रही है। एमपॉक्स सेक से आ रहा है, लेकिन बाकी कोविड है, वो तो छींक से आया, वो खाँसी से आया, एरोसॉल से आया, सरफेस से आया। तो ये बीमारियाँ वायरस की आ रही है। तो ये क्या मैन प्रोपोज़ेस गॉड डिस्पोज़ेस, आप जो चाहते थे कि बीमारियाँ फैलने दो, आप क्यों दवाई निकाल रहे हो? अपने आप लोग मरेंगे। तो भगवान भी वही कर रहा है कि आपको एक लेवल तक आपकी पॉपुलेशन जो धरती झेल हुँ। सकती है। तो जो अभी लगभग 10 बिलियन पॉपुलेशन है। 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ को वर्ल्ड झेल सकता है। उनके लिए पानी, खाना, जानवर, प्लांट सब है। अगर वो डबल हो जाएगी या 1.5 गुना हो जाएगी, तो उतनी जगह नहीं है। इसलिए एक साइकिल चलते रहेगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए चलते रहेगा, बीमारी आती रहेगी। आप जीने की कोशिश करो, कोई आपको मारने की कोशिश करेगा एंड इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जो फिट है वो जिएगा। तो अगर वायरस ज़्यादा फिट हो गया तो आप मरेंगे, वायरस जिएगा। लेकिन वायरस को, बैक्टीरिया को, किसी को होस्ट चाहिए। होस्ट है ना, इंसान है होस्ट। तो अगर वो होस्ट वायरस है, तो वो पूरे होस्ट को खत्म कर देगा, तो वो जी के क्या करेगा? तो पूरे उसको कभी खत्म नहीं करेगा। इसीलिए कोविड के दौरान मैंने बोला था कि ये लोग सोच रहे थे कि किसी ने ऐसा बोला था कि पूरा वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसा कुछ एक आएगा बीमारी, हुँ, उससे सब खत्म हो जाएँगी। हुँ। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं उसको लिमिट लगेगा। इसीलिए वायरस या बैक्टीरिया कुछ उसका पोटेंशियल धीरे-धीरे कम होते जाता है। और पोटेंशियल बढ़ता नहीं है। और और क्या एमपोक्स आने वाले टाइम पे एक नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकती है? ये भी सवाल आपका सही है, क्योंकि एक पैंडेमिक हम झेल चुके हैं कोविड के जैसा, और हर नई बीमारी की तुलना कोविड से होती है। ये कोविड जैसा बन नहीं सकता, क्योंकि ये कोविड के जैसा वायरस नहीं है। कोविड एरोसॉल से फैलता था। कोई एक इंसान कोविड का आके खांसी कर दे या छींक कर दे, जो जितने इंसान रूम में बैठे हैं या हॉल में बैठे हैं या सिनेमा थिएटर में बैठे हैं, उन सबको हो सकता था। सबको हुआ है नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता था। लेकिन ये एमपॉक्स जो है, ये डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, माउथ टू माउथ कांटेक्ट, इसका मतलब किसिंग से, सेक्स से, या बॉडी टू बॉडी घसने से, या कभी एक्सीडेंटली जो इंसान को एमपॉक्स हुआ है, उसके स्कैब कहीं पड़े है, वो साफ सफाई करने वाला इंसान है, बगैर ग्लोव्स के साफ सफाई कर रहा है, या कोई चद्दर में कुछ पड़ा है, तो उससे एक्सीडेंटली आ सकता है। बाकी मेन जो बीमारी आएगी, ये स्किन टू स्किन, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, माउथ टू माउथ कांटेक्ट, इसी से आएगी। ठीक। इसलिए ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं बन सकती है। डन सर, लास्ट में मैं जाते-जाते ये कहूँगा कि एनी मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहते हो, तो ये आपकी ऑडियंस है। आप एक लास्ट मैसेज सोसाइटी के लिए प्लीज़। नहीं, मुझे यही बताना है कि जिस माहौल में आप जी रहे हैं, उस माहौल में आपको सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, गूगल है, अभी एआई आ रहा है। हर चीज़ का आप अच्छे चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करो, अपने प्रोफ़ेशन के लिए इस्तेमाल करो। हर चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आज जो हो रहा है, वो उसका अच्छा इस्तेमाल कम और गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और इसीलिए कई बीमारियाँ फैल सकती है, इंसानों में कई हैवानियत आ सकती है। उसका कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, आप बीमारियों को इनवाइट करेंगे, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने चाहतों को ट्रबल में डालेंगे। तो ऐसा काम मत करो। डन सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।